तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग अब की बार 10th का एग्ज़ाम दोगे 2026 में, हम आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सब्जेक्ट एसएसटी उठाए हैं। एसएसटी में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव 40, सब्जेक्टिव 40, 20 नंबर प्रैक्टिकल। क्या प्रैक्टिकल? तो मतलब टोटल 16 नंबर। एसएसटी में ध्यान से पहला इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? 40, सब्जेक्टिव 40, 20 नंबर प्रैक्टिकल, यानी 16 नंबर टोटल हो जाएगा। तो हम आपको यानी 2026 में जो एग्जाम देगा ना, उसके लिए पूरे हिस्ट्री का 30 वीडियो, मतलब 30 वीडियो में पूरे हिस्ट्री को 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें हम ख़त्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव के अनुसार, मतलब कि प्रत्येक चैप्टर में जो चैप्टर का भाग है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। मतलब पूरे चैप्टर को फुल लेंथ से नहीं बताएंगे। मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 2 नंबर भी नहीं छूटेगा। मतलब उसके कंटेंट के बारे में बताएंगे, चैप्टर में क्या क्या भाग है, वो क्या 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 था। तो शुरू करते, जैसे चैप्टर का नाम है यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, यूरोप एक महादेश है, टोटल 7 महादेश है। राष्ट्रवाद का मतलब हुआ था कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो पहला शुरू करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। किसके बारे में? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? क्या पूछेगा? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म पूछेगा तो बोलना 15 अगस्त 1769 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन दी बोनापार्ट। तुम लोग मेरे साथ साथ भी लिखना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर शॉर्ट नोट बना लेना, बढ़िया काम आएगा। बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। इसके पिता के नाम पूछेगा तो बोलना कार्ले बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन फ्रांस की क्रांति में 1789 में प्रवेश किया था। कब प्रवेश किया था? फ्रांस की क्रांति में 1789 में प्रवेश किया था। क्वेश्चन पूछेगा इतिहास में नेपोलियन को महान सेनापति के रूप में गिना जाता है। इतिहास में नेपोलियन को कैसे सेनापति के रूप में गिना जाता है? महान सेनापति के रूप में गिना जाता है। नेपोलियन जो सम्राट बनता है, क्या बनता है? नेपोलियन सम्राट बनता है 18 मई 1804 को। 18 मई 1804 में। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन सम्राट कब बना था? तो क्या बोलना है बच्चे? 18 मई 1804 को। जब ये सम्राट बना तो अपना एक अलग कानून बनाया। उस कानून का नाम रखा नेपोलियन संहिता। क्या नाम रखा? नेपोलियन के कानून का नाम था नेपोलियन संहिता। तो मतलब कि नेपोलियन से इतना बात याद रखना। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। इसके बचपन का नाम क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्ट। बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। इसके पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। याद भी करते चलो क्योंकि समय कम है। कार्लो बोनापार्ट। बहुत बच्चे को लगता है कि हिस्ट्री बोर्डिंग सब्जेक्ट। नहीं बच्चे, हिस्ट्री दिल जैसे सब्जेक्ट है। मेरे साथ पढ़ो, हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। यहाँ से लेकर कंपटीशन तक कम जाएगा। कि फ्रांस की क्रांति में कब भाग लिया था? 1789 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता था फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। इतिहास में नेपोलियन को महान सेनापति के रूप में गिना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा इतिहास में किसे महान सेनापति के रूप में गिना जाता था? नेपोलियन को। नेपोलियन सम्राट कब बना था? 18 मई 1804 को। रिवीजन में साथ 18 मई 1804 को। इसके कानून का नाम था नेपोलियन संहिता। उम्मीद है अब तक में
जो भी बताया है सब कुछ समझ रहे। अब की बार बताएंगे आपको जौल्बे राइन। किसके बारे में बताएंगे? जौल्बे राइन। जौल्बे राइन, जौल्बे राइन क्या था? एक व्यापारी संस्था था। जौल्बे राइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। यह से क्वेश्चन देखो 10वां में बहुत बार पूछता था। तो जौल्बे राइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। इसका गठन 1834 में। इसका गठन कब हुआ था? जौल्बे राइन का गठन कब हुआ था? 1834 में। कब हुआ था? 1834 में। इसका गठन क्या था? जर्मनी यानी पर्सा। जर्मनी को क्या है? पर्सा। क्वेश्चन पूछेगा कि जौल्बे राइन का गठन कब हुआ था? 1834 में। किसने किया था? जर्मनी यानी पर्सा ने किया था। ये किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। कई बार 10वां क्वेश्चन पूछता था। व्यापारियों की संस्था का नाम क्या है? जौल्बे राइन। इसका गठन कब हुआ था? 1834 में। जर्मनी ने पर्सा किया था। इसने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक किया था। पूरे जर्मनी को क्या किया था? पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक किया था। आर्थिक रूप से एक किया था। क्वेश्चन पूछेगा कौन संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक किया था? इसका मुख्य कार्य था व्यापारिक हित की रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य व्यापारिक हित की रक्षा करना। व्यापारी की हित की रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य क्या था? व्यापारी के हित की रक्षा करना। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जौल्बे राइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। इसका गठन कब हुआ था? 1834 में। इसका गठन किसने किया था? जर्मनी यानी पर्सा ने किया था। ये पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक किया था। जौल्बे राइन पूरे जर्मनी क्या करता? आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक मतलब रुपया पैसा के नाम से एक किया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? व्यापारियों के हित की रक्षा करना था। नेपोलियन से भी क्वेश्चन याद रह जाएगा। नेपोलियन से भी क्वेश्चन याद रह जाएगा। नेपोलियन से भी क्वेश्चन याद रह जाएगा। आप बताएंगे वियना संधि। किसके बारे में? वियना संधि। वियना संधि के बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा वियना संधि कब हुआ था? क्या पूछेगा? वियना संधि कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। वियना संधि की अध्यक्षता कौन किया था? मेटरनिख। कौन किया था? मेटरनिख। तो क्वेश्चन पूछेगा वियना संधि का अध्यक्षता कौन किया था? मेटरनिख। देखो बच्चे ये मेटरनिख है ना, ये मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर रहता है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। तो क्वेश्चन पूछेगा मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वियना संधि। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। ये कैसा शासक था? घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। इसका एक कथन था, फ्रांस जब छिपता है ना पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। मेटरनिख का एक कथन था। क्या था? फ्रांस जब छिपता है, फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। संक्रमित हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मेटरनिख का कथन क्या था? फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता था। मेटरनिख कहाँ के शासक था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ये कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी। फ्रांस इसका कथन क्या था? मेटरनिख के कथन, फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? वियना। कहाँ पे है? वियना। पहला ये क्वेश्चन राजधानी से याद रखना है, ये चैप्टर से पूछ जाता है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी वियना। ये क्वेश्चन और पूछता है हंगरी देश है, इसके बारे में आगे बताएंगे भी। हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? बुडापेस्ट। कहाँ पर है? बुडापेस्ट। 10वां में दोनों चीज भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है?
वियना। हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? बुडापेस्ट। वियना संधि कब हुआ था? 1815 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मेटरनिक। मेटरनिक कहाँ के चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ये कैसा शासक था? घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक कैसा शासक था? घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। इससे कथन क्या था? फ्रांस जब सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। क्या कर? फ्रांस जब सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। तो आज की क्लास में हम 3 चीज के बारे में डिस्कस किए। पहला चीज के बारे में डिस्कस किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। पहला कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताए। उसके बाद बताए थे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में वियना कांग्रेस, वियना संधि। एक और बताए थे जोल्बे राइन। दूसरे नंबर में क्या बताए थे? जोल्बे राइन के बारे में बताए। उसके बाद बताए थे वियना संधि में चर्चा किए मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक देखो बच्चे, क्रैश कोर्स में इसी तरीका से पढ़ा जाता है। आप किसी भी प्रकाशन के मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक लीजिए, पहले मेरा क्लास कर लीजिए सब, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करोगे ना, मतलब कुछ ना पढ़े हो आस्ट में तो पढ़ने में मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। पहले क्लास करते चलो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के सेट मारो। तब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ देता, जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति क्या हुआ था? 1789 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। वियना संधि कब हुआ था? 1815 में। देखो यहाँ से याद रखना, फ्रांस की क्रांति 1789। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा लेक्चर 1 था हिस्ट्री का। इस तरीका से पूरा 30 वीडियो देंगे। कितना वीडियो? 30 वीडियो। 30 वीडियो में पूरे हिस्ट्री खत्म। क्या? हिस्ट्री खत्म। 30 वीडियो में पूरी हिस्ट्री खत्म कर देंगे क्लास 10th का। बाद बाकी पूरे मतलब इतना कर लीजिए कि आपको सोशल साइंस में बढ़िया से समझ आने लगेगा। तो जय हिंद।